गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में आप पूरा अगर उसको पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है आज का जो चैप्टर है वो 12th क्लास का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पहला चैप्टर है, पहले यूनिट का, उसका नाम है एक्टिव लिसनिंग। इसके बारे में आज जो हम जानकारी हासिल करेंगे कि एक्टिव लिसनिंग के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसमें हम जो पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, जो हमने ऑलरेडी 11th क्लास में ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ा हुआ है। ये जो आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो अगर हमें एक अच्छी लिसनिंग स्किल होगी तो हम जो है किसी भी मैसेज को, किसी भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसमें बताया गया है कि जो कौन कौन से स्टेप होते हैं जिसके द्वारा हम अच्छी लिसनिंग के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन को सही ढंग से समझ सकते हैं, उसका सही ढंग से रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आप जो मेरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखेंगे। आज का हमारा विषय है एक्टिव लिसनिंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, क्लास 12th, यूनिट पहला, सेक्शन पहला। इसमें हम जो आज पढ़ेंगे वो है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। व्हाट इज लिसनिंग स्किल? लिसनिंग स्किल क्या होती है? इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल का कम्युनिकेशन स्किल में क्या महत्व है? स्टेज ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग की जो है कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? बैरियर इन इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग में कौन कौन सी जो है बैरियर्स हैं? हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग, कैसे हम जो है जैसे ये पता लगा पाएंगे कि अब जो कम्युनिकेशन हुई है वो एक्टिव लिसनिंग थी। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल जो है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। आपने पहले भी जो है कम्युनिकेशन के बारे में, स्किल के बारे में 11th क्लास में भी पढ़ा है। आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो, इसमें कम्युनिकेशन स्किल इज ए टू वे प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन और मैसेज इज एक्सचेंज्ड बिटवीन इंडिविजुअल यूजिंग लैंग्वेज, सिंबल्स, साइन और बिहेवियर। स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर द पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपने देखा है कि जो कम्युनिकेशन जो है टू वे प्रोसेस है, इसमें जो है मैसेज, जो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, चाहे जो जैसे लैंग्वेज के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा, साइन यूज करके। इसमें स्पीकिंग, लिसनिंग सुनना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग लिखना आर द पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो चार जो हैं कम्युनिकेशन के मेन पार्ट्स हैं। विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अदर, जो हमें दूसरों की बात को समझने में जो है हमारी मदद करते हैं। टू लर्न ए लैंग्वेज वन नीड टू डेवलप 4 की स्किल, नेमली लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर हम किसी भी भाषा को अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो हमें 4 जो है स्किल होने चाहिए। उनके नाम है लिसनिंग, हमें उस भाषा के बारे में जो है सुनना भी आना चाहिए, स्पीकिंग बोलना आना चाहिए, रीडिंग पढ़ना आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। आगे आता है व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग होती क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स स्किल दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू सेंड मैसेज that are clear, concise and accurate. Let us now try to understand what we mean by clear, concise and accurate. Effective communication जो होती है वो जो स्किल है, यूटिलाइज टू सेंड मैसेज, उन मैसेज को, उन संदेश को भेजने के लिए जो है यूटिलाइज की जाती है, उपयोग की जाती है, जो मैसेज बिल्कुल ही क्लियर हो, साफ हो, कंसाइज हो, संक्षेप में हो और एक्यूरेट हो और सही हो। अब हम जानकारी हासिल करेंगे क्लियर का क्या मीनिंग होता है,
कंसाइज का क्या मीनिंग है और एक्यूरेट का जो है क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले आता है क्लियर। जैसे आप देख रहे हो क्लियर, ए क्लियर स्टेटमेंट इज वन विच कन्वे द एग्जैक्ट मैसेज दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे टू द अदर पर्सन। जो क्लियर है, जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा मैसेज है, वो बिल्कुल ही सही होना चाहिए जैसा कि जो हम जो है दूसरे आदमी को कन्वे करना चाहते हैं। यानी कि हमारा जो मैसेज है वो स्पष्ट होना चाहिए। हियर वी हैव टू सेंटेंस, नो विच वन डू यू थिंक इज ए क्लियर स्टेटमेंट। इसमें हमारे पास दो उदाहरण हैं। पहली, ही वेंट टू हिज मैनेजर एंड सेड प्लीज अलाउ मी टू रीच ऑफिस एट 11 AM ऑन ट्यूसडे 11 June 2019 एज आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद ए डेंटिस्ट। आप मुझे सर जो है जो कंपनी में आने के लिए 11 बजे 11 जून को ट्यूसडे वाला दिन 2019 को कंपनी में आने की इजाज़त दें ताकि मैं मेरी जो है डेंटिस्ट के साथ, जो दांत का डॉक्टर है, उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की गई है। ही वेंट टू हिज मैनेजर एंड सेड प्लीज अलाउ मी टू रीच लेट टू द ऑफिस ऑन ट्यूसडे 11 June 2019 एज आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद ए डेंटिस्ट। अब दोनों स्टेटमेंट्स में आप देख रहे हो, पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल क्लियर है। इसमें बताया गया है कि 11 AM। इसमें दूसरी स्टेटमेंट में जो है टाइम का कुछ भी, क्राइम के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा आता है कंसाइज। हमारा जो स्टेटमेंट है संक्षेप में होना चाहिए। वो कैसे? A concise statement is appropriately brief और to the point। जो स्टेटमेंट होती है वो बिल्कुल ही to the point होनी चाहिए। जो जानकारी हम देना चाहते हैं वो जानकारी स्पष्ट रूप में उसमें बताई गई हो। नाउ लेट अस कंसीडर द टू स्टेटमेंट। और हम दो स्टेटमेंट देखते हैं। द मैनेजर रिप्लाइड ऑल राइट यू मे कम लेट। वो मैनेजर ने पहले स्टेटमेंट जो हमने पहले देखा है उसमें मैनेजर ने उसको रिप्लाई दिया, ठीक है आप कल जो है लेट आ सकते हो। द मैनेजर रिप्लाइड ऑल राइट यू मे कम लेट बट इट इज़ ए मैटर ऑफ द ग्रेट कंसर्न दैट मोस्ट एम्प्लॉइज कम लेट एंड यू आर द आल्सो डेवलपिंग द सेम हैबिट। दूसरे मैसेज में जो है मैनेजर ने ये तो कहा आप ठीक है आप आ सकते हो, साथ में यही बात कही है क्योंकि उसमें जो है टाइम जो है क्लियर नहीं है, इसलिए उसने कहा है कि सभी जो एम्प्लॉइज हैं वो आजकल लेट ही आ रहे हैं। इसलिए जो है पहला जो रिप्लाई है वो स्पष्ट है, टू द पॉइंट है। आगे आता है एक्यूरेट। हमारी स्टेटमेंट एक्यूरेट कैसे हो सकती है? एन एक्यूरेट स्टेटमेंट इज वन दैट इज फैक्चुअल, इट्स करेक्टनेस कैन बी वेरीफाइड। उसकी जो करेक्टनेस है, स्पष्टता है, बिल्कुल वेरीफाइड होनी चाहिए। जैसे नो वन अगेन लेट अस लर्न थ्रू एग्जाम्पल। शी इन्फॉर्म द ऑफिस दैट 50% ऑफ द बुक्स गिवन फॉर बाइंडिंग हैव बीन कंप्लीटेड। दूसरी स्टेटमेंट है शी इन्फॉर्म द ऑफिस दैट मोस्ट ऑफ द बुक्स गिवन टू फॉर बाइंडिंग हैव बीन कंप्लीटेड। आप पहली वाली स्टेटमेंट में देख रहे हो एक फिगर के बारे में बताया गया है, जो है डाटा बताया गया है कि 50%। दूसरी स्टेटमेंट्स में जो है जो कोई भी क्वांटिटी बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है, इसलिए जो हमारी स्टेटमेंट है वो पहली वाली जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। आगे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल का क्या महत्व है? एवरी इफेक्टिव कन्वर्सेशन स्टार्ट विद लिसनिंग। हमेशा जो है एक बातचीत जो है जो कहाँ से शुरू होती है वो लिसनिंग से शुरू होती है। लिसनिंग स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन कम्युनिकेशन। लिसनिंग स्किल जो है सुनना, जो है सुनने की जो कला है, ये जो है कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न टू गिव अनडिवाइडेड अटेंशन टू अ पर्सन विच होम ए कन्वर्सेशन इज टेकिंग प्लेस। ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम जो है अपनी पूरी इंटेंशन जो है उस आदमी को देते हैं जिससे जिसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। वी लिसन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। हम क्यों सुनते हैं? इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। दूसरा, वी लिसन टू अंडरस्टैंड। हम बात को समझने के लिए सुनते हैं। थर्ड,
वी लिसन टू एंजॉय, हम एंजॉय करने के लिए सुनते हैं। वी लिसन टू लर्न, हम सीखने के लिए सुनते हैं। 5th नंबर है वी लिसन टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप, हम जो है अपने संबंध बनाने के लिए, हम अच्छे संबंध बनाने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए और रिश्ता अच्छा रिलेशन पैदा करने के लिए हम सुनते हैं। वो लिसन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, जो हमारे आपस में कोई भी गलती है, जो हमारे आपस में कोई गलत फहमी है, उसको सॉल्व करने के लिए भी हम सुनते हैं। विदाउट द एबिलिटी टू लिसन अटेंटिवली मैसेज कैन बी इजीली मिसअंडरस्टैंड, अगर हम इसको जो है किसी भी चीज़ को सही ढंग से नहीं सुनेंगे तो जो मैसेज है उसका जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि वो हमने उसको ध्यान से सुना ही नहीं है। इससे आगे आता है स्टेज ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग की कौन कौन सी स्टेजेस हैं? पहले आता है रिसीविंग स्टेज। रिसीविंग स्टेज में क्या होता है? द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लिसनिंग प्रोसेस इज द रिसीविंग स्टेज विच इन्वॉल्व हियरिंग एंड अटेंडिंग। जो पहली स्टेज है जिसमें हम मैसेज रिसीव करते हैं, उसमें क्या होता है? रिसीविंग स्टेज में हियरिंग एंड अटेंडिंग, हम जो सुनते हैं और उसको जो हम मैसेज रिसीव कर रहे हैं उसको अटेंड करते हैं। दूसरा आता है अंडरस्टैंडिंग, फिर जो मैसेज हमने रिसीव किया है उसको हम जो है अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। द स्टेज ऑफ लिसनिंग ड्यूरिंग विच द लिसनर डिटरमाइन द कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट आर हियर्ड, फिर जो आदमी जिसने सुना है वो जो शब्द उसने सुने हैं उनके जो है अर्थ निकालता है, उनको सही तरीके से मैनेज करता है जो उसने सुना है। रिमेंबरिंग, इट इज रेफर टू द रिट्राइवल और रिकॉल ऑफ सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट, वो फिर रिमेंबर जो है वो अब याद करता है उसने पहले जो ऐसे शब्द सुने हुए हैं उनका क्या मीनिंग था, जो उसके पास पहले की कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई पास्ट का एक्सपीरियंस है, उसके साथ इसको कंपेयर करता है। एवेल्युएटिंग, इट इज़ अबाउट जजिंग द वैल्यू, क्वांटिटी, इंपॉर्टेंस एंड अमाउंट ऑफ समथिंग और समवन, फिर जो हम उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन की एवेल्यूएशन करते हैं, इसका क्या मतलब है और इसकी इस समय जो है क्या वैल्यू है, मेरे लिए इसकी जो है इस मैसेज की इंफॉर्मेशन की क्या वैल्यू है। फिर होता है रिस्पॉन्डिंग, इट इज़ अबाउट सेइंग और डूइंग समथिंग एज ए रिस्पॉन्स टू समथिंग दैट हैज़ बीन सेड टू डन, फिर हम उसको जो है रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं इन सभी क्रियाओं को करने के बाद कि हमने जो आपने मैसेज दिया था वो हमें समझ लिया है और उसके बाद में हमें क्या करना है उसके बारे में पूरी प्रक्रिया जो है हम जो है जिसने हमें मैसेज दिया है उसको हम जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। आगे आता है फैक्टर इफेक्ट एक्टिव लिसनिंग, कौन कौन से तत्व जो हैं एक्टिव लिसनिंग के लिए जो है जिम्मेवार होते हैं। पहला आता है आई कॉन्टैक्ट, दूसरा आता है गेस्चर, तीसरा अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, गिविंग फीडबैक, पर्सन फैक्टर्स, नॉइस एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शंस। पहले हम देखते हैं आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट क्या होता है? जैसे आप एक पिक्चर में देख रहे हो, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ए बॉडी लैंग्वेज, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। मेंटेनिंग एंड आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन यू आर टॉकिंग टू send a signal to the speaker that yes I am talking to you or listening to you. Avoiding eye contact could mean that you do not want to listen to the person speaking to you. मान लो आप किसी की बात को सुन रहे हो तो हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उस आदमी को सिग्नल देती है कि हमने जो उसकी बात के ऊपर पूरा ध्यान एकत्रित किया हुआ है। अगर हम उसकी बात को ना देखते हुए हमारी जो नज़र है वह दूसरी तरफ है और हम जो है सिर्फ उसकी बात के ऊपर सुन रहे हैं, तो जो दूसरे बोलने वाला आदमी है वो समझ जाता है कि ये आदमी जो है मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसलिए जब भी हम किसी की बात सुन रहे हों तो हमें उसके साथ आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। उसके बाद आता है गेस्चर। गेस्चर क्या होता है? जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, दिस इंडिकेट टू द स्पीकर इफ यू आर लिसनिंग और नॉट, कीप योर हैंड एंड फीट स्टिल वाइल टॉकिंग टू समवन। जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें जो है हमारे अपने हाथ और जो पैर हैं वो जो है स्टिल रखने चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी से बात करते हैं अगर हम जो है हमारे जो पैरों का स्टाइल है, खड़े होने का स्टाइल है और हमारे हाथों का स्टाइल है कि दूसरी तरफ है, तो हमें जो बात कर रहा है वो समझ जाता है कि ये मेरी बात जो है ध्यान से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। उसके बाद आता है अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में देख रहे हो,
टीचर जो है बच्चों क्लास में पढ़ा रहे हैं और जो दोनों बच्चे जो हैं इनका ध्यान जो है उनकी तरफ नहीं है। You need to identify the things that distract you. You must physically remove the distraction in order to listen attentively. For example, reducing the ringtone of your mobile phone or switching it off while attending a meeting or listening to someone will avoid distraction. Another example is that you should avoid glancing at the wristwatch frequently. हमें जो है जब भी हम किसी मीटिंग अटेंड कर रहे हों हमें अपना मोबाइल जो है स्विच ऑफ करना चाहिए, जहाँ उसकी जो रिंग टोन है उसको हमें कम कर देना चाहिए, क्योंकि ताकि हमारा जो ध्यान है वो हमारी मीटिंग की तरफ केंद्रित रहे, ना कि मोबाइल की तरफ, और दूसरों को हम डिस्टर्ब ना कर सकें। दूसरी एग्जांपल ये है जब भी हम किसी से बात कर रहे हों तो हमें अपनी घड़ी की तरफ बार बार जो है उसको ठीक करके हिलाना नहीं चाहिए। आगे आता है गिविंग फीडबैक। फीडबैक कैन बी positive or negative, but in both the cases one need to be polite so that the person to whom the feedback is being given is not hurt or offended. फीडबैक जो है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, पर हमें जब भी फीडबैक देनी हो कभी भी हमेशा जो है बड़े सकारात्मक रूप से उनको फीडबैक देनी चाहिए कि आपका जो था जो आपने काम किया है वो पॉजिटिव की तरफ है या नेगेटिव की तरफ है। कभी भी हमें उनके फीडबैक के ऐसा उनको महसूस नहीं होना चाहिए, किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी को फीडबैक देके नीचा नहीं दिखाना चाहिए। पर्सनल फैक्टर जो हैं वो एक अच्छी लिसनिंग में कैसे इफेक्ट करते हैं। जब पर्सनल फीलिंग में अफेक्ट योर लिसनिंग, फॉर एग्जांपल योर प्रिकॉन्सेप्शन अबाउट द अदर पर्सन अलाउ द अदर पर्सन टू फिनिश स्पीकिंग एंड देन रिस्पॉन्डिंग। हमारे जो अपने पर्सनल जो फैक्टर होते हैं, पर्सनल जो निजी कारक होते हैं, वो हमारी लिसनिंग में जो है काफ़ी जो है योगदान करते हैं, क्योंकि हमारी किसी आदमी के बारे में पर्सन जो है उसके हमारे परसेप्शन जो है धारणा जो है कुछ और होती है, इसलिए जो है हम उसको जो है अलाउ किए बिना ही हम जो है बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, उसकी बात को हम सुनते नहीं हैं। ये जो है एक अच्छा तरीका नहीं है। उसके बाद आता है नॉइस एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन। यू मे नॉट बी एबल टू हेयर द अदर पर्सन क्लियरली इन ए नॉइस एनवायरनमेंट। क्रिएट ए कंडेंसिव एनवायरनमेंट टू अवॉइड मिसट्रप्शन एंड डिस्ट्रैक्शंस। हमें जो है कभी भी जहाँ पे नॉइस का वातावरण हो, अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही हों, वहाँ पे कभी भी कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें उन आवाज़ों को, आवाज़ जो आ रही हैं और उनको जो हमारे ध्यान को केंद्रित नहीं होने दे रही हैं, उन आवाज़ों को हमें पहले दूर करना चाहिए। इसके आगे आता है हम ये कैसे मानेंगे कि जो काम हुआ है वो एक्टिव लिसनिंग था। ये रिस्पेक्ट का फार्मूला है RESPECT। यू कैन रिमेंबर द एक्रोनिम्स रिस्पेक्ट टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग। ये जो है हमने रिस्पेक्ट का जो शब्द हैं इनको हमने जो है ध्यान से रखना है कि हर शब्द का जो है इसमें जो अलग अलग जो हैं शब्द दिए हुए हैं RESPECT, इनका क्या मीनिंग है, इंश्योर करने के लिए कि एक्टिव लिसनिंग हो रही है। पहले आता है आर से होता है रिमूव मतलब हटाना। रिमूव डिस्ट्रैक्शन दैट मे हैम्पर लिसनिंग, फॉर एग्जांपल reducing the volume of television, रेडियो और मोबाइल फ़ोन while टॉकिंग टू ए पर्सन। सबसे पहले हमने उन गतिविधियों को हटाना है जिनसे आवाज़ पैदा हो रही है। जैसे हमने अपनी मोबाइल है, टीवी यूज़ कर रहे हैं, रेडियो यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसकी आवाज़ की वॉल्यूम को कम कर देना है ताकि किसी से बात करते समय उसमें जो है विघ्न ना पड़ सके। उसके बाद आता है ई से होता है आई कॉन्टैक्ट। जब भी हमने किसी से बात करनी है तो हमें जो है उसके साथ आई कॉन्टैक्ट बना के रखना चाहिए। आई कॉन्टैक्ट रेफर टू लुकिंग एट द स्पीकर वाइल लिसनिंग। जो आदमी बोल रहा है उसके साथ हमने आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है। तीसरा आता है एस से होता है शो दैट यू आर लिसनिंग अटेंटिवली टू द स्पीकर थ्रू गेस्चर। आपका जो बॉडी स्टाइल है, बॉडी लैंग्वेज है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, जो ये बता सके कि आप जो है बिल्कुल ही ध्यान केंद्रित करके किसी की बात को सुन रही हो।
आगे आता है पी, पे अटेंशन एंड फोकस ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। हमेशा जो है अपना ध्यान जो है उस तरफ केंद्रित करो जो स्पीकर जो है, जो आदमी जो है आपसे बात कर रहा है। उसके बाद आता है ई का मीनिंग होता है एम्पथीज एंड फील द इमोशंस ऑफ द स्पीकर। एम्पथी इज द एबिलिटी टू शेयर समवन फीलिंग और एक्सपीरियंस बाय इमेजिनिंग व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी इन दैट पर्सन सिचुएशन। हमें जो है उसकी फीलिंग को ध्यान रखना चाहिए। हम किसी भी आदमी की फीलिंग का ध्यान रख के ही जो है उससे अच्छी लिसनिंग का प्रयोग करना चाहिए। आगे आता है सी का मतलब क्लैरिफाई डाउट्स। आस्क क्वेश्चन टू क्लैरिफाई डाउट्स। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, अगर उसकी बात आप ध्यान से सुन रहे हो, तो आपके जो उसमें जब बात उसकी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद अगर वो आपको प्रश्न पूछने के लिए कहता है, कोई डाउट क्लियर करने के लिए कहता है, तो अगर आपने उसकी बात बिल्कुल ध्यान से सुनी है तो आप उससे क्वेश्चन जो है, आपके प्रश्न हैं, जो आपके डाउट हैं, उनको सबको क्लियर कर लो, ताकि उसके बाद जो है बात ख़त्म होने के बाद आगे पास कोई भी उसको जो है प्रश्न ना रहे, जो आपका डाउट जो है बीच में ना रह जाए। आगे आता है टी का होता है ट्यून योर सेल्फ द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर, वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश एंड देन रिस्पॉन्ड। हमें कभी भी कहीं भी कोई बातचीत हो रही है, बीच में आके कभी भी बात को नहीं टोकना चाहिए। सबसे पहले उस बात को, जो आदमी बात कर रहा है, उसको ख़त्म करने दो। जब वो बात ख़त्म हो जाती है तब उसके बाद हमें अपना रिस्पॉन्स जो है देना चाहिए। ये बातें जब होती हैं तो हमें पता चल जाता है कि अब जो प्रोसेस हो रहा था वो एक अच्छा एक्टिव लिसनिंग का प्रोसेस हो रहा था। इस तरह प्यारे बच्चों, आज आपने जो सीखा है वो 12th क्लास का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यूनिट पहले सेशन का पहला लेसन था। इसमें जो था एक्टिव लिसनिंग के बारे में बताया गया था। पहले हमने इसमें देखा कम्युनिकेशन स्किल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की, जो कि हमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमने देखा एक्टिव लिसनिंग जो है क्या होती है। एक्टिव लिसनिंग के अंदर जो है कौन कौन से तत्व जो हैं उसमें विघ्न डालते हैं। उसके बाद हमने देखा हमें कैसे पता चलेगा कि जो है प्रोसेस जो है एक्टिव लिसनिंग हो रहा है। इसमें हमने एक फार्मूला देखा रिस्पेक्ट का, उसमें जो है सभी अल्फ़ाबेटिक जो वर्ड्स थे रिस्पेक्ट के, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की। अगर ये रिस्पेक्ट का फार्मूला हम अपनाते हैं तो एक अच्छी लिसनिंग जो है क्रिएट की जा सकती है। मुझे आशा है आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपका कोई इसके बारे में कोई भी सुझाव हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव दें ताकि मैं वीडियो को और बढ़िया से बढ़िया बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।